चलो तो अपने अब इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। अपने लेनिका तो देविका मात्रा गढ़ के प्रमुख हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना शुभारंभ का भारत माता वंदन का श्लोक बोले सबने दोहराना। सम्मेलन शिखर का पवित्र परिसर। इस सत्र में मंच पर विराजमान अपने झारखंड प्रांत के माननीय प्रार्थना संघचालक आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी, अपने कुटुंब प्रबंधन गतिविधि के अखिल भारतीय पायलट अधिकारी तथा अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य और सभी यहाँ पर उपस्थित गट प्रमुख माता भगिनी, मैं आप सबकी ओर से माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके लिए कुटुंब मित्र कार्य और कार्यक्रम इस विषय पर कृपया आपका प्रबोधन प्रारंभ करें। मान्यवर संघचालक जी, प्रत्यक्ष सामने बैठे हुए गट प्रमुख, उनकी सहधर्मचारी और आवासीय पद्धति से जुड़े हुए सभी बहनों तथा भाई, कुटुंब प्रबंधन के कार्य को हम कई वर्षों से इस गतिविधि को चला रहे हैं। समय समय पर उसमें आवश्यक बातें हम जोड़ते गए। आज एक विशेष परिस्थिति में आज हम पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि भारत की अपनी जो भी कुछ प्राचीन काल से चली आई हुई व्यवस्था है सामाजिक जीवन में, वो दुनिया के विश्व के अन्य देशों से थोड़ी भिन्न है। और जिस प्रकार का काम हम लोग करने के लिए कटिबद्ध है, उस कार्य के संदर्भ में बहुत सी विशेषताएं अधोरेखित होती है। आज जो भी भारत में अच्छा है, उपयुक्त है, शेष बचा है, उसका जब हम विचार करते हैं कि किन कारणों से ये बचा है, सुरक्षित रहा है, तो उसमें सबसे जो एक अहम भूमिका रही वो अपनी परिवार व्यवस्था की रही है, कुटुंब व्यवस्था की रही है। हम लोग मानते हैं कि कुटुंब ये बना ही नहीं जाते, वो विकसित होते हैं। कोई मशीन बनाना पड़ता है, चार पुर्जे एक साथ लाकर जोड़ना पड़ता है, तब मशीन बनता है, यंत्र बनता है। उस यंत्र को चलाने के लिए भी स्वयं की ऊर्जा नहीं है, बाहरी ऊर्जा के बल पर चलता है। ऐसा दुनिया में आज तक कोई
इस प्रकार का कोई यंत्र तैयार नहीं हुआ कि जो स्वयं चलता है। चलाने के लिए किसी न किसी स्वरूप में बाह्य ऊर्जा आवश्यक रहती है। पर जब हमने कहा कि परिवार कुटुंब व्यवस्था यह विकसित होती है, यह बनाई नहीं जाती, और इसलिए कुटुंब व्यवस्था जो एक जीवमान चेतना युक्त इस प्रकार की एक समाज की सबसे निम्न स्तर की इकाई है। उसके परिणाम स्वरूप बहुत सी बातें आज शेष है। हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को कुछ बातें बताते आई है, मार्गदर्शन करते आई है, वातावरण निर्माण करते आई है, विचारों को और संस्कारों को संक्रमित करते आई है। ये हर दर पीढ़ी में ये होता है। ये ग्रंथों से, अन्य साधनों से जो बातें आती है उससे भी अधिक प्रभावी संक्रमण चेतना युक्त व्यवस्था से ही होता है। ये कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, ये अपनी एक अनोखी बात है। यह केवल सुविधाओं को उपलब्ध कराने का केंद्र नहीं है, केवल परस्पर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इतना मात्र काम नहीं है। तो ये जीवन पर प्रभाव डालता है, परिवार के सभी घटकों को प्रभावित करता है, और ये परिवार के सभी घटक ये एक दूसरे के साथ एक बंधन से जुड़े हुए रहते हैं। वो बंधन स्वयं स्वीकृत है, वो बंधन सहजता से आया हुआ बंधन है। बंधन आता है कानून के बल पर, संविधान के बल पर, नियमों के बल पर, परंतु परिवार का ये बंधन यह किसी कानून व्यवस्था से नहीं आया है। भारत में परिवार व्यवस्था, परिवार जो बनते हैं वह विकसित होते हैं, वो कानून के बल पर नहीं, परस्पर समन्वय के आधार पर विकसित होते हैं। तो इसलिए एक बंधन भी है, एक मर्यादाएं भी है, एक संक्रमण का साधन भी है, और सब प्रकार की परस्पर की चिंता करते हुए चलने वाला एक छोटा समूह है। अंग्रेजी भाषा का बहुत प्रभाव अपने ऊपर होने के कारण सहजता से हम कहते हैं कि मैं इस घटक कुटुंब का मैं सदस्य हूं, आई एम द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। यह चिंतन भारत का नहीं है। हम लोग कहते हैं कि मैं इस परिवार का अंग, एक परिवार अपूर्ण है और परिवार के बिना मैं अपूर्ण हूं। ऐसा एक स्वाभाविक रूप से आया हुआ संस्कार है। और जब अपूर्णता परस्पर जब पूर्ण बनने की बात आती है तो वह किसी भी तात्विकी ऊर्जा से वो पूरी नहीं हो सकती। उसका नाता रक्त का रहता है, भावनाओं का रहता है, आत्मीयता का रहता है, विचारों का तंत्र रहता है। उसके आधार पर यह परिवार कुटुंब व्यवस्था विकसित होती है। मेंबर बनाए जाते हैं, अंग विकसित होता है। इसको समझना
इसलिए भारत की हिंदू समाज के चिंतन में, कल्पना में हम परिवार के सदस्य नहीं होते, हम परिवार के हिस्सा होते हैं, परिवार के घटक होते हैं, परिवार के अंग होते हैं। इस कल्पना की आज किसी न किसी कारण से इस व्यवस्था में थोड़ा क्षरण आया है। ये क्षरण हमेशा आता रहा होगा, पूरे जमाने में भी आता रहा होगा। कोई ना कोई इस क्षरण को रोकने का प्रयास निरंतर होता आया है, इसलिए यह व्यवस्था सुरक्षित है। लेकिन भविष्य में भी यह सुरक्षित रहे, यह काम आज कौन करेगा? तो अपने यहाँ की साधु संतों की व्यवस्थाएं हैं, कथाकार, प्रवचनकार है, ये कर रहे हैं, ये करेंगे। लेकिन समाज के बीच जाकर करने का काम एक सामाजिक रचना के अंतर्गत और कार्यकर्ता रूपी व्यक्तियों ने करने की आवश्यकता रहती है। और इसलिए इस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं। ये कार्य अत्यंत मौलिक है, शाश्वत है, अनिवार्य है, उपयुक्त है, परिणामकारक है। ऐसे कार्य के हम सब लोग कार्यकर्ता है। अब इसके साथ जो प्रबोधन शब्द जुड़ा हुआ है, तो प्रश्न आता है कि कौन इसका प्रबोधन करेंगे? क्या इसका कोई विद्यालय बनाना है? क्या इसके लिए पाठ्य पुस्तकें बनाना है? क्या इसके लिए कुछ कानून बनाना है? तो यह पुस्तकों से होने वाला काम नहीं, केवल प्रवचन मात्रों से होने वाला नहीं, कानून बनाने से बिल्कुल होने वाला नहीं। कानून तो बहुत है, कानून के कारण समाज में अच्छी बातें लिखी है, यह हमारा किसी का अनुभव नहीं है। तो श्रेष्ठ बातें, श्रेष्ठ व्यवस्थाएं टिकी रहती है, वह समय समय पर प्रबोधन होता रहता है। कोई आदर्श सामने खड़े होते रहते हैं, उनकी ओर देखकर जीवन चलता है। तो प्रबोधन वार्तालाप के द्वारा होगा, परिचय के आधार पर होगा, अनौपचारिक गपशप के आधार पर होगा, एक दूसरे को समझने के आधार पर होगा। यह एक हम दे रहे हैं, आपको आवश्यकता है कि नहीं हम नहीं जानते, हमने देने का सही तय किया है, ऐसे नहीं चल रहा है। हम प्रबोधन के माध्यम से जो देना चाहिए वो देंगे। उनकी अपेक्षा है कि नहीं, आवश्यकता है कि नहीं, इसका विचार न करते हुए भी कभी देंगे। कोई चिकित्सक जब औषधि देता है तो वो रोगी को पूछता नहीं है तुम्हें कौन सी औषधि देने के लिए तुमको रुचि रहेगी, गोली चाहिए, कैप्सूल चाहिए कि लिक्विड चाहिए, या केवल नाम लिख के देना है। डॉक्टर चिकित्सक थोड़ी पूछता है। चिकित्सक उसके रोगों का निदान करते हुए उसके अनुसार उसको दवाई देता है। कुटुंब प्रबोधन में हम सब लोग कार्यकर्ता विचार करते हुए क्या आज की बीमारी क्या है, कमजोरी क्या है, आवश्यकता क्या है, उसको समझकर सामने बैठे हुए व्यक्ति को देंगे जो देना चाहिए। पर फिर प्रश्न आता है कि देने वाले हम कौन है? तो देने वालों को पहले प्राप्त करना पड़ता है, तब दे सकते हैं। इसलिए हमको भी सब प्राप्त करना है, कार्यकर्ताओं को भी। हम दूसरों को बताने वाले नहीं, हम उपदेश करके
हम स्वयं को अलिप्त रखेंगे, ऐसा नहीं। लोगों को तत्व ज्ञान बताकर हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उससे होने वाला नहीं। तो जब हम लोगों को समझाते हैं तो समझाने का काम एक वाणी से, विचार से होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संक्रमण होता है वो देखने से होता है, आप कैसे हैं। इसलिए कुटुंब प्रबंधन के कार्य का यह एक बौद्धिक कार्य नहीं है, यह क्रांतिकारी कार्य नहीं है, यह आंदोलन नहीं है, यह भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक पद्धति से संक्रमण करने का विषय है। इसलिए इस पद्धति को हम अवलंबन करते हैं। इसलिए समझना ना समझाना, इसलिए खुद को समझ में आना चाहिए। जब स्वयं समझ में आएगा तो मैं समझाने का काम कर सकता हूं। मैं स्वयं मेरा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा तो सामने वाले अनुसरण करने वाले बनेंगे। मराठी में एक मुहावरा है, हिंदी में भी होगा, मुझे अभी स्मरण में नहीं है। लोका सांगे तत्वज्ञान, स्वतः कोरडे भाषण। इसका मतलब होता है लोगों को तत्व ज्ञान बताएंगे, स्वयं एक सूखे पत्थर के समान है। नहीं तो एक संक्रमण करने का तरीका है, पद्धति है। और किसका प्रबंधन करना है? तो समाज के इस इकाई से, इस घटक से, इस व्यवस्था से जुड़े हुए सभी का प्रबोधन करने की आवश्यकता रहती है। वयस्क है, उनको भी उनके साथ ही वार्तालाप करना है। मैं उनको भी सिखाना है, शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, उनसे भी वार्तालाप करना है। मध्यम नहीं है, उनसे भी वार्तालाप करना है। युवक है, उनसे भी वार्तालाप करना है। नई पीढ़ी के जन्म लिए हुए बालक बालिकाएं हैं, उनके साथ भी वार्तालाप करना है। तो प्रबोधन का दायरा बड़ा व्यापक है। प्रबोधन के विषय ही विविध है। इसलिए जब कुटुंब मित्र ये शब्द जो आया है, तो हम किसी को मित्र बनाएंगे तो उन्हें क्या बताना आवश्यक है, ये ध्यान में आएगा। वो मित्रता के आधार पर हमने ये तय किया है, आपको आवश्यकता है कि नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो बताने के लिए आए हैं। कुटुंब मित्र ये जब शब्द प्रयोग आया, एक बड़ा श्रेष्ठ भाव उसके अंदर है कि पहले मित्र बनाओ, बाद में बातें करो, तब आप जो उनको आवश्यक है देना चाहिए वही दे पाओगे। नहीं तो आपने बताई हुई बातें, वो बहुत सी बातें करता नहीं होगा, तो उसके होने का मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें ऐसी होगी जो उसको आवश्यक नहीं लगती होगी, तो कहेंगे फालतू की बातें हैं, तो हमें समझाने की कोशिश मत करो, ये भी कहेंगे। ये कुटुंब मित्र ये जो संकल्पना है, प्रबोधन का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उनको हम अपने आत्मीय बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, अपने बनाएंगे। बाद में आप जो कहोगे वो सुनने का मानस तैयार होगा। और प्रबोधन ने कहा कि सभी स्तर के लोगों का है, सभी आयु वर्गों का है और विविध विषयों पर प्रबोधन है। तो हम सब कार्यकर्ता भी विकसित होने के रास्ते पर है। हम भी इस प्रबोधन के सब प्रकार के दायरों को, पहलुओं को समझकर हम जितना इस कार्य को करेंगे, और जो पहले उसकी प्राथमिक शर्त है कि जिस कुटुंब का प्रबोधन करना है उससे हमारी निकटता, परिचय, आत्मीयता, अपनापन होना चाहिए।
इसमें एक मर्यादा का मैं उल्लेख करूंगा। कभी कभी लगता है कि अपने जैसे बनाना है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे जैसा नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा आपका स्वभाव चाहिए, जैसा मैं बोलता हूं वैसे आपने बोलना चाहिए, जो मेरी रुचि है वो आपकी रुचि बननी चाहिए, कभी संभव नहीं। रुचि नाम वैचित्र कुटिल नाम पदजुषाम, ये अपने आप कहा गया है, सबकी रुचि है, विचित्रता है, सब स्वभाव है, सब बातें अलग अलग है। तो हम कभी भी किसी को भी अपने जैसा बनाने के प्रयत्न न करें, हम अपना बनाने का प्रयत्न करें। हमको अपना बनाकर उनके सामने परोसना है, अपना बनाकर उनके सामने विषय रखना है। इस प्रकार का कार्य पद्धति में कुटुंब मित्र बनने के बाद कैसे करना है, फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करना है, अपना बनाने की कोशिश करना है। जब अपना बनेगा अपनी बात स्वीकार करेगा, जब अपना बनेगा तो उसको जो ठीक नहीं लगेगा वो नकारने का काम भी अपना व्यक्ति ही कर सकता है। या तो वो कहेगा भाई साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो आपसे विवाद करना नहीं चाहता, इसलिए मित्रता के आधार पर, सभ्यता के आधार पर आपसे बात करेगा, लेकिन उसके मन से स्वीकार होगा ऐसा नहीं। इसलिए पहले अपना बनाओ, अपने पन की अनुभूति उसको हो, और इस अपने पन के बल पर हम उसको कई बातें एक बार बताना प्रारंभ करेंगे तो वो सहज रूप से स्वीकार होता जाएगा। इसलिए हमारी सिद्धता भी और कई प्रकार की बातों में आने की आवश्यकता है। इसलिए इस पद्धति को समझकर हम कुटुंब प्रबोधन का कार्य करें। चार बिंदु हैं कि जिस बिंदुओं पर हमें प्रबोधन करना है। एक है कि हमको एक सत विचार सबको देना है, सत चिंतन देना है। तो अपना विचार क्या है, अपनी सारी व्यवस्थाओं के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, एक परंपरा से चला आया हुआ आज भी शेष है, उसका कारण क्या है वो बताना है। तो इस कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के मूल में विचार, और उस मूल का भी जो विचार है उसका भी एक कोई मूल है, वो हिंदू चिंतन है, भारतीय चिंतन है। उसके आधार पर जो व्यवस्थाएं बनी उस व्यवस्थाओं में कुटुंब व्यवस्था बनी। इसको अगर हम ध्यान में लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा इस पृष्ठभूमि में, इस कार्य के संदर्भ में हमारा मूलभूत विचार क्या है, उस विचारों के आधार पर कुछ प्रबोधन करने की आवश्यकता है। पर केवल विचार पर्याप्त नहीं होता है। आज बड़ी समस्या है अपने देश के अंदर, अपने समाज के अंदर, कि विचार और आचार में विसंगति है। बहुत लोगों को लगता है कि विचार ये आचरण में लाने के लिए नहीं है। बहुत लोगों की प्रामाणिक मान्यता है कि तत्व ज्ञान ये ग्रंथों में देता है, यह सिद्धांत है, श्रेष्ठ होते हैं, इसका आचरण में लाना संभव नहीं है। सर इसके अनुसार आचार करना चाहिए। तो बताया गया कि जो सिद्धांत, जो तत्व क्या है, ये कठिन है समझाना। लोगों को लगता है कि ग्रंथ में विचार तो ग्रंथों में रहते हैं, नहीं, उसका आचार से संबंध है। इसलिए आचार उस विचार के साथ क्या है, ये जो भूल जाते हैं
तो केवल विचार रहता है, आचार उस प्रकार का जीवन में आता नहीं है। और फिर यह एक आचार की बात भी आती है, लेकिन उसके लिए पहले एक बात नहीं थी। तो मुझे वो विचार अंदर उतरे हैं, इसमें ध्यान जाता है। इसलिए विचारों को समझकर उसका उच्चार भी करना है, तो उच्चार करने की क्षमता अंदर आनी चाहिए। हाँ, यह अपना विचार है, इसका व्यवहारिक दृष्टि से यह है, इसे उच्चार भी करना है, बोलना भी है। और फिर आचरण में भी आता है कि मैं बोलता हूं तो मेरे मन में एक दबाव होता है कि जो मैंने विचार मैंने पढ़ा सुना, जो मैं भी लोगों को बोलता हूं, वो अगर मेरे जीवन में नहीं है तो उसका मूल्य फिर शून्य हो जाएगा, उसका मूल्य शून्य हो जाएगा। इसलिए अपने आप को कहा गया विचार, उच्चार और आचार। और आचार में भी दो बातें होती। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छा आचार करते हैं, तो हम कुटुंब प्रबंधन के माध्यम से दिखावे का आचार हम सीखना नहीं चाहते, तो अंदर से स्वीकार करते हुए जो आचरण करना चाहिए वो करने की बात आती है। प्रश्न पूछते हैं, अच्छा दिखना चाहिए या अच्छा होना चाहिए? तो लोग कहते हैं अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए मेकअप कर सकते, उसके लिए कपड़े अच्छे मिल सकते, उसके लिए भाषा शैली सीख सकते हैं, उसके लिए पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते, तो होता है क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए। पर एक बात पक्की है, ऐसा दिखावटी आचार बहुत जल्दी प्रकट भी होता है। मूल क्या है? आजकल थोड़ा कम हो गया, पर पहले के हम कभी कभी मजाक में किससे सुनाते थे। रामलीला चल रही है, पंचम राम है, लक्ष्मण भी है, बजरंगबली भी है, सीता जी भी है, तो बीच के मध्यंतर में विश्राम करने के लिए पीछे जाते हैं, पर्दे के पीछे। दर्शकों से दर्शक भी प्रभावित होते हैं। भगवान राम आ गए, लक्ष्मण आ गए, बजरंगबली आ गए, तो दूर से देखा है, थोड़ा निकट जाकर एक बार नमस्कार करके आएंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए किसी ने, पर लोग भोले भागे होते हैं तो आ गए कि कुमार में ये बीच के पर्दे के पीछे बैठते हैं, तो एक श्रद्धा से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए। अब बीच का कार्यक्रम में थोड़ी विश्राम है, बाद में फिर क्रम शुरू होने वाला है, नाटक का करना है, रामलीला, तो बीच में मध्यंतर में बीड़ी पी रहे थे, तो बड़ा धक्का लगा कि बजरंगबली बीड़ी पी रहे थे। अब उस बजरंगबली का मंच पर नाम है पीछे वो सामान्य व्यक्ति है। लेकिन जब हम विचार करेंगे तो अच्छा दिखे, वो नाटक के लिए आवश्यक है। तो एक बात पक्की है कि जो अच्छा दिखने का नाटक करेगा वो कभी न कभी खुलकर उसका रूप सामने आएगा, तो नाटक का प्रभाव। इसलिए हमारे यहां पर कहा गया कि अच्छा दिखने की बात नहीं, अच्छे होना चाहिए। अच्छा दिखना, अच्छा करना ये कानून के कारण है, समाज को प्रभावित करने के लिए है। अच्छा होना ये स्वयं के लिए है। कुटुंब परिवार व्यवस्था में अच्छे लोग नहीं चाहिए, मतलब अच्छे होना पर्याप्त नहीं है, अच्छे दिखना पर्याप्त नहीं है, अच्छे होना चाहिए। आजकल बहुत छोटी छोटी फिल्में बनती है, तो
यूट्यूब पर वगैरह बताते हैं कई प्रकार की छोटी दो दो मिनट की बातें आती है कि सबके सामने का व्यवहार क्या है, जब कोई नहीं है तो व्यवहार क्या है। मनुष्य की वास्तविक परीक्षा उसके एकांत में होती है, उसके निजी दायरे में उसकी परीक्षा होती है। और जब अंतःकरण से कोई अंदर से बातें अच्छी होने की करेगा तो उसको नाटक करने की आवश्यकता नहीं, नाटक करने की आवश्यकता। वकील लोग कहते हैं कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को सब याद रखना पड़ता है, ये तो वो दरबार में फंस जाता है। अब मैंने पहले ये कहा था शायद कहा, क्योंकि झूठ बोला भूल जाता है, उससे भी जाता है। नहीं, उसको याद रखना पड़ता है बार बार कि कभी भी पूछेंगे मुझे यही बताना है तो क्या बताया, उसको स्मरण में रखने के लिए उसको ऊर्जा लगानी पड़ती है। पर सत्य बोलने वाले उसको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले क्या कहा था, 2 साल पहले क्या कहा था, आवश्यकता नहीं। हमें सत्य बोलता है तो हमेशा अच्छाई देने वाले व्यक्ति को कोई तैयारी नहीं करनी। वो है हमारी कुटुंब व्यवस्था में परिवार अच्छा दिखे, इस पर हमारा कोई आग्रह नहीं है। परिवार अच्छा बनेगा, अच्छा बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अच्छा बनने के लिए साधना करनी पड़ती है, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा अभ्यास पर्याप्त है। रिहर्सल शब्द है, अच्छा दिखने के लिए रिहर्सल पर्याप्त है, अच्छा होने के लिए अभ्यास, साधना है, तपस्या है, स्वयं के प्रति कठोर बनने की बात है। ये सारी बातें जिसमें आती है तो कुटुंब प्रबंधन में इस प्रकार के विषय कई बातें आए, आज ही चाहिए। और इसलिए यह एक इस प्रकार का विचार भी करना है, बोलना भी है, आचार भी इसके अनुसार है। और आचार का कहीं पर भी 100% मेरा आचार विचारों के अनुकूल रहेगा, मुझे दिखाने के लिए अच्छा आचार करने की आदत लगाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर कुटुंब प्रबंधन में, कुटुंब की सारी व्यवस्थाओं में निरंतर एक वातावरण अच्छा बनता जाएगा, अच्छा बने। और ये मुझे लगता है कि इन सब बातों को मैं नहीं कहूँगा कि आप समझते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी इन बातों का स्मरण करना भी अच्छा रहता है। शब्दावली को लेकर चला पहले सूत्र में भोजन, भजन, भाषा, भूषा, भ्रमण, वो छठा क्या अब ये है शब्द कंठस्थ करवा दिया रवि जी ने आपसे, तो ऐसा कहा। लेकिन इसके जब मूल में है जब जाएंगे, जब मूल को समझाएंगे तो शब्द का क्रम भले आगे पीछे हो जाए, उसमें कोई समस्या नहीं। पर शब्दों के मूल भाव को जितना हम समझेंगे, ये प्रश्न आता है भोजन। भोजन मतलब थाली में परोसना है, खाना है, ये एक बाह्य रूप से दिखने वाली क्रिया है। लेकिन भोजन का जब विचार करते हो परिवार में, तो भोजन के संस्कार है, अन्न के संस्कार है। इन संस्कारों को ध्यान में रखकर भोजन करेंगे तो कर रहा है, इसलिए अपने आप चलता है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, तो
विचार क्या करना है, किस हेतु से इस जीवन धन अर्पित कर रहा है, उसके लिए अच्छा भोजन चाहिए। उसके लिए भोजन करने के पहले विचार करना। तो ये कहा गया, तो अन्न ग्रहण करने के पहले विचार करेंगे, भोजन करने के पहले ये मन में विचार प्रबल रूप से आएगा कि मैं क्यों भोजन कर रहा हूं। तो सामूहिक भोजन का एक लाभ है कि इस प्रकार की सामूहिक शक्ति बनेगी। मैंने भोजन का संस्कार करा, अभी के इस संदर्भ में 3 बातें हैं संस्कार की। भोजन का संस्कार यानी क्या है, तो बताया गया कि बनाने वाला व्यक्ति जो है वो भोजन किस भाव से बना रहा है। होटल में भी भोजन बनता है, घर में भी बनता है। होटल में खाना बनाने वाले का मानस अलग है, घर में जब मां खाना बनाती है तब उस समय का मां के मन का भाव अलग है, मां के मन का भाव। तो पहला संस्कार बनाने वाली व्यक्ति किस भाव से खाना बना रही है उसका है। दूसरा है वितरण किस भाव से करते हैं। भिक्षा सामने वाले की आवश्यकता पूरी करना इतना है। कभी कभी मां गुस्सा करती है, लो खाओ, तो लो खाओ उसका बच्चे के मन पर कुछ असर नहीं होता है। देखने वालों को लगता है किसी मां है, खिला भी रही हो, लो खा, तुम्हारा बेटा क्या तुम्हारा भिखारी है? नहीं, वो प्रेम है। जब मां जब कहती है लो खा, तो वो गुस्सा भी नहीं है, क्रोध नहीं है, कुछ भी गलत विचार भी नहीं है, एक उसके मन की आत्मीयता है। मेहमानों को नहीं कहेगी कोई महिला ऐसी, लो खाओ, 4 बच्चे भूखे दिखाई दे रहे हो, खाओ एक बार, ऐसा कोई अतिथि को नहीं कहेगी, बेटे को कहेगी। तो बेटे को कहने में अंतर है। यही शब्दावली बाहर के लोगों को नहीं चलती, क्योंकि बाहर नाटक करना पड़ता है कि नहीं करा अच्छा नहीं दिखेगा, मन में तो विचार आते होंगे। तो और तीसरा जो संस्कार है, खाने वाला अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करता है, वो एक संस्कार है। तो बनाने वाले और वितरण करने वाले, परोसने वाले संभवतः एक ही व्यक्ति होती है, उसका मनोभाव का परिणाम अन्न पर होता है, और खाने वाले का किस भाव से वो लेता है। प्रसाद रूप में भोजन करेगा कि पेट भरने के लिए करेगा। तो आपने यहां पर कहा गया कि अंदर एक वैश्वानर है, हम वैश्वानर अंदर है, मैं जो अन्न ग्रहण कर रहा हूं उसके लिए कर रहा हूं, एक आहुति के रूप में डाल रहा हूं। ये कहा गया ब्रह्मार्पणम ब्रह्महरि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणार्थम ब्रह्म तेन कर्तव्य ब्रह्म कर्म संग। ब्रह्म को दे रहे थे, ये ब्रह्म कर्म है भोजन करना भी। तो खाने वाला उस भाव से लगेगा, वितरण करने वाले बनाने वाले उसी भाव के रहेंगे, तो फिर वो भोजन का जो मर्म है वो समझ में। ये तो क्या होटल में भी जाकर भोजन मिल सकता है, होटल में 4 मित्र मिलकर जा सकते हैं, 80 मजाक करते हुए खाना खाकर वापस आ सकते हैं, उनका पैसा दे दिया, अन्न अच्छा नहीं बनाया तो 4 गाली हो लेकर आएंगे। घर में देंगे क्या गाली, क्या बनाया है तुमने, जरा 4 लेके जाकर सीख क्या, ये लोग तुम्हारी खाली। ऐसा घर में कोई नहीं करता है, होटल में करता है। होटल में झगड़ा करते हैं, क्यों? आपने दिया, मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे पूरा अधिकार है आपकी गलतियां बताने के लिए, आपकी कमियों को बताने के लिए। पर घर का भोजन, घर में भोजन, मुझे लगता है कि इस भोजन का भी व्यक्ति के समस्त जीवन पर एक परिणामकारकता है, उसको समझ लेंगे। इसलिए भोजन चलो
भजन यानी संगीत नहीं है। हाँ, भजन के लिए संगीत है तो बहुत अच्छा है, पर बिना संगीत के भजन हमने सुने नहीं। भाव जो है वो पर परिणाम करता है। तबला, पेटी, हारमोनियम वगैरह सब जो आता है वो भजन के साथ संगीत जुड़ा इसलिए आता है। इसलिए भजन के लिए संगीत आवश्यक नहीं, भजन के लिए भाव आवश्यक है। संगीत होता है तो भाव और अधिक प्रकट होता है, नहीं होता है संगीत। पर सभी संगीत भजन नहीं किया तो सभी संगीत भजन नहीं है। पर भजन के लिए संगीत है तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। तो संगीत को संगीत रूप से सुनना, भजन को भजन रूप से सुनना, और भजन सुनते समय अगर संगीत भी रहा तो और गहराई से अंदर उतरता है। पर भजन भक्ति का मार्ग है। बिना श्रद्धा भक्ति के व्यक्ति का जीवन पशुवत है। तो भजन करेगा। भाषा की बात है, स्व भाषा कम बोल, पर भाषा कैसे होनी चाहिए उसका भी महत्व है। एक ने गाली गलौज की, सामने वाला सुन रहा था, उसने कहा कि अ से य तक ये जो 12 कड़ी है वो मैंने ही पढ़ी है। तुम जो गाली शब्द बोल रहे हो वो शब्द मुझे भी बोलने के लिए आता है, लेकिन मैंने निर्णय किया है कि कौन सी शब्दों को कहां पर रखना ये सोच कर के बोलता हूं। ये जो तुम जो बोल रहे हो ना तो मैं भी बोल सकता हूं, क्योंकि आप नया क्या बता रहे हो, मैं भी बोल सकता हूं। भाषा अगर मन के भावों को प्रकट करने वाला है तो मन के भाव भाषा के द्वारा लोगों के सामने आएंगे। ऐसी भाषा, इसलिए हाँ हम तो मीठा बोलते हैं, पर मीठा बोलते हैं स्पष्ट बोलते ही है। तो अपने यहां पर क्या हुआ है, स्पष्ट बोलो मीठा बोलो, दोनों को मिला हुआ एक साथ। स्पष्ट बोलना मतलब सामने वाले को गुस्सा आ जाए नहीं चलेगा, और मीठा ऐसा बोलो सामने वाला परेशान न हो, इसकी भी आवश्यकता नहीं। मीठा बोलो, स्पष्ट बोलो। ये संक्रांति में कहते हैं ना, तिलकुल लीजिए को मीठा बोलिए। मैंने कहा आज तिलकुल खाने के कारण कोई मीठा बोल रहा है ऐसा तो मुझे कोई नहीं मिला। और मीठा बोलने वाला बिना तिलकुल किए भी मीठा बोलता है। करेले की सब्जी खेला तो भी मीठा ही बोलेगा, पर एक संस्कार है उसका भी एक है, एक संकेत देता है कि मधुरता भी चाहिए, स्पष्टता भी चाहिए, ऐसी भाषा और अपनी भाषा चाहिए। भूषा का प्रश्न है, तो वस्त्र तो अपने लिए नहीं है। वास्तव में अगर सोचा जाए तो जो हम वस्त्र पहनते हैं वो दूसरों के लिए पहनते हैं। तो दूसरों के लिए वस्त्र जब हम पहनेंगे तो दूसरों के दृष्टि से सोचेंगे या अपने दृष्टि से सोचेंगे। दूसरों को बदल लगे, सभ्य लगे, अच्छा लगे, आकर्षण दोनों प्रकार की बातों का अभद्र वेश का भी आकर्षण है। कुछ जब भूषा का प्रश्न आता है तो आकर्षित करने के लिए है कि कुछ बातों को संक्रमित करने के लिए। साधु संत गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने वाले सब साधु संत होते हैं ऐसा नहीं है, पर गेरुआ वस्त्र पहना तो एक सामान्य व्यक्ति ये मान के चलता है कि ये एक संत है। का प्रभाव है, वस्त्र का भी प्रभाव है, भूषा का भी प्रभाव है।
से भूषा, ये द्वेष दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरों को एक संदेश भी देता है कि आप कौन हो। इसलिए भद्रवेश शब्द प्रयोग चलता है अपने। भद्र भाषा, भद्रवेश, सज्जनता के, देवी शक्ति के ये बाह्य प्रतीक है। इसलिए वो भाषा और भूषा का विचार करना पड़ता है। तो स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी कहने के लिए, अगर क्यों है। वासनाओं को, विकारों को जन्म देने वाली भाषा अथवा वेश चाहिए कि एक अच्छा विचार संक्रमित करने वाली, अच्छे वातावरण को पोषण करने वाली भाषा चाहिए। इसलिए इस प्रकार का विचार मतलब कि शब्दावली जो चली है, उन शब्दावली के अर्थ को समझकर हम नीचे उस प्रकार से समझाएंगे। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि ने वेश तय नहीं किया है, ये वेश कहना चाहिए, वो संप्रदाय के लिए आवश्यकता है। हमारे कुटुंब प्रबोधन कोई संप्रदाय नहीं है, दूर से दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये कुटुंब प्रबोधन वाले नहीं। कुछ लोगों को लगता है ये वेश कहना तो ये है, ये वेश कहना तो ये है। नहीं, हम वेश और भाषा और भूषा का विचार करते हैं, इन शब्दावलियों को ठीक से समझाएंगे नहीं। और इसके फिर लगता है कि ये सारा अपनी बैठकों में आने वाले इस प्रकार के विषयों को नीचे तक ले जाने का काम अगर हमको करना है तो हम इसको जितना समग्रता से समझ लेंगे, उस समग्रता से हम नीचे पहुंचेंगे। इसलिए इसका विचार को करना पड़ता है। अंत में दो बातें बताकर मैं पूरा करूंगा कि समय के लिए अपनी एक सीमा है। तो एक बात हम सब सबके मन के अंदर रखनी चाहिए कि अपने यहाँ की जो भी कुटुंब परिवार व्यवस्था है वो श्रेष्ठ है आज के समाज जीवन। वह आदर्श व्यवस्था है, इसका कोई विकल्प नहीं है। यह हम आत्मविश्वास के साथ इसको स्वीकार करना है। इसका कोई विकल्प नहीं है। जो आज हमारी परिवार व्यवस्था भारत के अंदर की जो कुटुंब व्यवस्था है वो श्रेष्ठ है, आदर्श है, उसका कोई विकल्प नहीं है आज नहीं। इसलिए अवैकल्पिक है। और चौथी बात है, ये पूर्ण रूप से शास्त्रीय है, वैज्ञानिक है। उसके आगे वैज्ञानिक केवल शब्द बोल के छूट रहा हूं। तो श्रेष्ठ है, आदर्श है, अवैकल्पिक है और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। तो हम जो काम कर रहे हैं ना, वो समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम ऐसा नहीं। एक श्रेष्ठ कार्य करने का साधन हम लोग बन रहे हैं, का विचार हमें रखना है। और अंत में इतना ही कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत इस विषय में, कुटुंब व्यवस्था के विषय में सारे विश्व को भी इस लाभ करने की प्रेरणा देने वाला भारत बनेगा। भारत बनना है और अनंत में आदर्श, श्रेष्ठ और अवैकल्पिक वैज्ञानिक चार शब्दों के साथ इस व्यवस्था के बारे में कहा है। तो ये व्यवस्था सारे विश्व को भी स्वीकार करने की दिशा में अगर जाना है तो भारत इसके बारे में, इस विषय को लेकर पूर्ण रूप से आदर्श बनने की आवश्यकता है। ऐसा भारत बनाने का संकल्प किए हुए हम कुटुंब प्रबंधन के कार्यकर्ता है। हमने ये
ही प्रयोग किया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सारे विश्व के सामने कई प्रकार के आदर्श स्थापित करने के लिए विश्व को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। तो विश्व का अग्रसर कौन बनेगा, अग्रसर भारत बनेगा, जीवन के विविध प्रकार के क्षेत्रों में अग्रसर बनेगा, कुटुंब व्यवस्था में अग्रसर हम बनेंगे, विश्व को भी इस कुटुंब व्यवस्था का महत्व ध्यान में आएगा, वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे, तो सारा विश्व एक आदर्श की स्थिति में आ सकता है। इस प्रकार का नेतृत्व करने का काम भारत को करना है, और इसलिए हम सब लोगों को इस विषय को उसी गंभीरता से करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है।